हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका दो टॉपिक होगा, एक जलवायु होगा, एक मृदा होगा, जिसमें आप क्लाइमेट और सॉइल पढ़ेंगे हमारे साथ। यहाँ पर आपका जो घटना चक्र है उसी का एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स इसमें ये होता है, इसमें कुछ छूटा नहीं होता है। जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चन होते हैं उनको डायग्राम के फॉर्म में ये समझा दिया जाता है कि ताकि आपको घटना चक्र को पढ़ने में आसानी हो। इस पीडीएफ से आप यहाँ पर एक ही फ़ायदा होगा कि जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा, इस पीडीएफ को आप लेकर 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक का। यहाँ पर आपको हम बता देना चाहते हैं, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री। अभी आपका इसी महीने में मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन दोनों का पीडीएफ, कंपाइल पीडीएफ, एक ही में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होगा सबका कंपाइल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर। दूसरी बात ये है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि ये सर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जल्दी वीडियो लाइए। देखिए, यहाँ पर जो भी आपको वीडियो लाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स होता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर देखना पड़ता है कि घटना चक्र में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, उसको कितनी बार रखना है। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन वहाँ पर छूटे ना और रिपीटेशन वाला क्वेश्चन बार बार ना लिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए और देखा जाता है कौन सा क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ मैप यहाँ पर ये क्या कहते हैं, आपको फिगर भी ऐड करना, तो सब कुछ थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ कि ये जो आपका ये नोट्स बनता है, इसमें मैं कोई चीज़ आपको छोड़ना नहीं चाहता। नहीं तो मैं जितना भी ये पीडीएफ है सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सी भी इस पीडीएफ में प्रॉब्लम हुई, मतलब अगर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं रहा, तो मतलब फ्री वाला जो चीज़ें होती हैं वो लोग कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ अगर ये फ्री वाली चीज़ है तो फ्री में आपको बेस्ट दिया जाए, ताकि किसी जो पेड का आप पीडीएफ पढ़ते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो हो सकता है इसका लेट हो, आपका वीडियो लेट पहुँचे, लेकिन क्या करता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है मैं अपने तरफ से खुद कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ वो एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूँ तो जाके आप वहाँ पर उस कंटेंट को पढ़ के वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है, अब मैं देखता हूँ काफ़ी वीडियो में यूट्यूब पर 1 घंटे में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर देते हैं, 1 घंटे में पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं। तो वो ज्योग्राफी, वो हिस्ट्री ख़त्म करने का क्या मतलब है, जो आपके पेपर में पूछे ही ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे बार बार कहता हूँ, मैं कंटेंट जो होता है उसको अच्छे से रखने के लिए, इसीलिए वीडियो लेट आता है या वीडियो एक ही आ पाता है दिन में। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। जिनको पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो हम थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जलवायु। पहले आपको पता होना चाहिए जलवायु और मौसम, सबको पता होगा जलवायु और मौसम। जलवायु क्या होता है, किसी ऐसे क्षेत्र में जो अधिक लंबे समय तक वो दशाएं रहती हैं, वही जलवायु कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या कहता है कि हमारे यहाँ कैसी जलवायु, मानसूनी जलवायु है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी जलवायु है जो आप देखते होंगे। जलवायु क्या, धूप निकलता, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ एकदम पूरी ठंडी जलवायु है। हमारे यहाँ थोड़ा सा गर्म जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, नीचे जाएंगे तो उष्ण पड़ेगा, ऊपर जाएंगे तो उपोष्ण पड़ेगा। तो इस प्रकार की जलवायु है। अगर थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, मतलब नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन, वहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु जो होता है वो बार बार नहीं चेंज होता है, वो शायद ही 200-300 साल में चेंज हो, नहीं तो चेंज नहीं होता। वो वहाँ पर जैसे ही वो अक्षांश डिवाइड, मतलब कई फैक्टर होते हैं, ऊंचाई फैक्टर करता है, अक्षांश फैक्टर करता है, समुद्र से दूरी फैक्टर करता है, कई फैक्टर होते हैं जो वो डिसाइड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए। ठीक है,
और मौसम क्या होता है? मौसम ये होता है जो 1 से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद चेंज ही होता रहता है, ठीक है? हफ्ते 2 हफ्ते में चेंज ही हो जाता है मौसम। अभी आज देखते होंगे ठंडी है, अब वो मतलब गर्मी चल रही है, अभी सिर्फ 2 महीने बाद देखेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे बहुत सारी ठंडी पड़ेगी आपके एरिया में। वो तो चेंज मतलब आप कह सकते हैं जो 1 साल 2 मतलब 1 साल 6 महीने 3 महीने बाद जो चेंज ही होता रहता है वही मौसम होता है, लेकिन जो जलवायु होता है वो चेंज नहीं होता है। वो उस क्षेत्र की वही विशेषता ही होती है कि यहाँ का जलवायु ठंडा है, यहाँ की जलवायु गर्म है। तो जलवायु और मौसम में यही अंतर है, जलवायु चेंज नहीं होता, मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे लंबे समय तक की दैनिक मौसम दशाओं का माध्य होता है जलवायु। किसको व्यक्त किया जा सकता है? अब देखिए व्यक्त किया जा सकता है इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, तो आप उसको किससे व्यक्त करते हो? वहाँ पर तापमान देखते हैं कि तापमान अच्छा वहाँ पर कैसा तापमान है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब मैं कहूँगा ये अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु को, तो आप कहेंगे हाँ वहाँ पर तापमान हाई रहता है, तो वहाँ पर गर्मी वाला जलवायु पाया जाता है, मतलब उष्णकटिबंधीय वाला। सहारा में हमारे यहाँ कहेंगे आप कि जब दक्षिण भारत में देखेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हमारे भारत में जलवायु पाई जाती है, ठीक है। या नीचे ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ऐसे ही आप व्यक्त कर सकते हैं, तापमान के कारण भी व्यक्त कर सकते हैं, वर्षा के कारण भी व्यक्त। अब कहते हैं मैं कहूँगा कि चेरापूंजी आप जाइए तो वहाँ भी आप बताएंगे कि हाँ वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार की वहाँ पर जलवायु भी पाई जाती है कि वहाँ पर हमेशा बारिश होती है। वायु दाब के कारण व्यक्त किए, पवन के कारण कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। आर्द्रता के कारण आप व्यक्त कर सकते हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, ठंडी धाराएं आती हैं, ठीक है, गर्म धाराएं आती, तो उनसे भी प्रभावित होता है आपका जलवायु, ठीक है। तो ये सब मतलब व्यक्त किया जा सकता है, चाहे तापमान से, वर्षण से, वायुदाब से, पवन से, आर्द्रता से, ये सब व्यक्त करने के लिए जलवायु को काफ़ी है, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक बार क्वेश्चन यही पूछा था कि जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? अक्षांश होता है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सा आपको जलवायु को निर्धारित करता है? तो अक्षांश ही करता है, ठीक है, जिसको आप लैटीट्यूड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2010 में। क्या लैटीट्यूड ये मतलब अक्षांश ही क्यों ये जलवायु को सबसे ज़्यादा निर्धारित करता है? जैसे आप ये मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, अब आप पृथ्वी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है गर्मी पड़ती है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये भी तो एक अक्षांश है, बृहद बड़ा अक्षांश है। यहाँ पर गर्मी, अब जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे, ऊपर जाएंगे क्या होता है, थोड़ा सा उपोष्ण वाला आ जाता है, सब ट्रॉपिकल वाला, ये आपका ट्रॉपिकल वाला आता है। इसके बाद सब ट्रॉपिकल, थोड़ा सा ठंडी वाला एरिया आता है। इसके बाद जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश और बढ़ाएंगे, एकदम ठंडी वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर कौन सा निर्धारित करता है, अक्षांश ही सबसे ज़्यादा जलवायु को निर्धारित करने वाला। और भी कारक हो सकते हैं, ऊंचाई भी कारक हो सकता है आपका, ठीक है, बावन भी, वायुदाब, ये सब भी कारक हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अक्षांश ही करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो 3 मुख्य जोन में बांटा गया है, ठीक है। देखिए जलवायु को भी 3 मुख्य जोन में बांटा, क्योंकि उसी जलवायु के अंदर ठंडी हो जाती है, गर्मी कहीं हो जाती है, ठीक है, कहीं वर्षा वाला होता है, तो हर चीज़ें हो जाती है। तो जैसे अगर बीच वाला का एरिया देखेंगे, बीच वाले ये एरिया, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो कहाँ पर, यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया कौन सा हो जाता है? बीच वाला, जो जहाँ इक्वेटर से उसके ऊपर देख लीजिए 20-30, नीचे देख लीजिए 20-30, क्या होता है, यहाँ पर गर्मी वाला एरिया होता है। और टेम्परेट जोन होता है उसी के लगभग 30-40 से 60 तक वहाँ पर जाता है, क्या, टेम्परेट जोन, मतलब थोड़ा सा ठंडी वाला एरिया आ जाता है, थोड़ा सा नहीं, हल्का ज़्यादा ही आ जाता है ठंडी वाला एरिया, ठीक है। जैसे यूरोप के कंट्री देखेंगे आप, वहाँ पर गर्मी बहुत कम ही पड़ती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती हैं।
अब देखिए फ्रिज जोन, ठीक है, फ्रिज जोन कौन सा होता है, ये आप लगभग 70-80 के ऊपर जाएंगे, ठीक है, 90 तक, ये सब क्या होता है फ्रिज जोन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ये मेनली 3 प्रकार से, अगर अगर जलवायु 3 देखा जाए तो आप कह देंगे 3 प्रकार से जलवायु को भी डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जलवायु, एक शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं, एक शीतकटिबंधीय जो आपका ध्रुवों की तरफ होता है उसको। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम कहें विश्व के, अब देखिए इसी में चाहे उष्णकटिबंधीयों में ही डिवाइड किया गया है। अब देखिए उष्णकटिबंधीयों में भी बहुत जाता है, जैसे सवाना भी आप पढ़ेंगे, विषुवत रेखीय, ये सब उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में भी आता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए अब इसी में जैसे ये वाला एरिया आपका जो उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ये देखिए इक्वेटर के इधर इधर, तो इसमें भी देखिए ये वाला अलग आपका ये क्लाइमेट है, ये वाला अलग क्लाइमेट है, ये वाला विषुवत रेखीय देखिए है, यहाँ पर सवाना पड़ जाता है, तो इसमें भी डिवाइड किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जलवायु को 3 का अगर मेनली देखा जाए 3 जोनों में बांटा गया है, 3 कटिबंधों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। 2 होता है, एक शीतोष्ण, यहाँ लिखा गया शीत ओष्ण। अब यहाँ उष्ण मतलब कि अगर मैं उष्ण कहूँ तो उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी, और यहाँ पर शीत मतलब ठंडी, मतलब जहाँ हल्का ठंडी भी हो, हल्का गर्मी भी हो। जैसे आपका अभी जो मौसम चल रहा है, थोड़ा सा आगे आने वाला अक्टूबर नवंबर, वहाँ पर ठंडी गर्मी दोनों होगा, ठीक है, तो वही शीतोष्ण कहा जाता है। शीत मतलब एकदम ठंडी वाला एरिया, ठीक है, और उष्ण मतलब क्या होता है, एकदम गर्मी वाला एरिया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अभी हमने क्या क्या बताया, जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक, सबसे मुख्य कारक क्या है, ये यूपीपी से जीआईसी में पूछा गया था 2010। सबसे ज़्यादा मुख्य कारक अक्षांश होता है, और किसी क्षेत्र का लंबे समय तक उसकी जो दशाएं होती हैं वही जलवायु कहलाता है। मौसम क्या कहलाता है, जो कुछ समय बाद चेंज होती रहती है वो मौसम होता है, ठीक है। और वो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ये याद रखिएगा। विषुवत रेखीय जलवायु इसको प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इक्वेटर है इसको विषुवत रेखा कहते हैं ना, इसी के आसपास का जो क्षेत्र है इसीलिए इसको विषुवत रेखीय कहते हैं, ठीक है, इन नाम पड़ गया है। तो इसके आसपास जो एरिया होता है उसको विषुवत रेखीय। अब देखिए यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट दिया रखा है, जो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा यही है। तो ग्रीन वाला कहाँ आपको दिख रहा है, ये अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर कांगो बेसिन है, गिनी की खाड़ी, कांगो बेसिन, ये सब कहाँ है आपका, यही विश्व इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी जो इंडोनेशिया का पार्ट है, मलेशिया का पार्ट है, पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है, ये क्या होता है, यहाँ भी आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर देखा जाए ये जो एरिया होता है यहाँ सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार पाया जाता है। चाहे अमेजन के जंगल देख लेंगे, कांगो बेसिन के जंगल देख लेंगे, या आप इंडोनेशिया के जो जंगल हैं उनको देख लेंगे, सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार यहीं पाया जाता है। घने वनों का जंगल, ठीक है, तो घने वनों का जंगल का विस्तार यहीं पाया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके बारे में थोड़ी विशेषता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कौन कौन से होते हैं। तो 5 डिग्री उत्तर कर दीजिए इक्वेटर से, 5 डिग्री नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी के मध्य कहीं कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर दे दिया जाता है, लेकिन इतना याद रखिएगा 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री दक्षिणी, यही होता है विषुवत रेखीय जलवायु, ठीक है। अब आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 कथन में दिया गया था, आईएएस में आया था कि पूछा गया था कि विषुवत रेखीय प्रदेश पर्यावरण के अनुकूल होते हैं पर मनुष्यों के लिए नहीं। हाँ, जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं इतने सघन होते हैं, इतने घने होते हैं, वो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका अमेजन के जंगल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो किसके लिए, पर्यावरण के हमारे लिए अनुकूल हैं, लेकिन जो मनुष्यों की वैसी गतिविधियां हैं उसके लिए थोड़ा सा कम अनुकूल माने जाते हैं। जैसे हो सकता है मनुष्य अपना ये
जो वो अपना मवेशी पाला उसको चराने, तो वहाँ पर चराने का वो नहीं होगा, क्योंकि इतने घने होते हैं वहाँ पर मनुष्य जा ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं मनुष्य आज भी कुछ अपना मशीन उशीन यूज करके पूरा जंगल काट दे रहा है खुद के लिए, मनुष्य के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विषुवत रेखीय पर्यावरण के अनुकूल होते हैं पर मनुष्यों के लिए, मतलब यहाँ इंडिविजुअल की बात करना चाह रहा था, ठीक है। जैसे वैसे थोड़ा सा कम घने जंगल होते हैं तो मनुष्य अपना और भी गतिविधियाँ कर लेता है वहाँ पर, लेकिन ये इतने घने होते हैं कि पूरे नीचे अंधेरा ही होता है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में तापांतर अधिक होता है। अब तापांतर क्या होता है सबको पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ तापांतर क्या होता है। देखिए, तापांतर ये होता है जैसे किसी क्षेत्र की देखा जाता है कि कितना तापमान में अधिकता हुई और कम हुई, तो वही देख लिया जाता है कितना ज़्यादा तापमान बढ़ा और कितना ज़्यादा तापमान घटा, या किसी प्रदेश की कितना फ्लक्चुएशन जितना हो ज़्यादा होता है। देखते हैं जैसे मीटर होता है, कभी आप वैसे कभी मीटर देखे होंगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विषुवत रेखीय प्रदेश है ये बहुत शांत होता है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर तापांतर बहुत ही कम, चाहे आप यहाँ पर जो तापांतर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ताप जो होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा घटता है। और प्रदेशों की देख लेंगे ताप बहुत ज़्यादा, और जैसे आप सबसे ज़्यादा तापांतर तो आप रेगिस्तान में देखेंगे। रेगिस्तान में क्या होता है, रात को देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी रात में 0 डिग्री पे चला जाता है आपका टेम्परेचर, और दिन में 55 जाता है, 60 चला जाता है, कहीं कहीं 70 तक गया है। 10 ठे लुट ईरान में एक वहाँ पर उसमें कभी रिकॉर्ड किया गया था 2005 में, वहाँ 70 डिग्री चल गया था। तो सोचिए 0 से 70, तो तापांतर कितना ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो वही तापांतर होता है कि कितना आपका फ्लक्चुएट करता है ताप, ठीक है, तो वही तापांतर होता है। अब देखिए इस क्षेत्र में जो तापमान होता है वो हाई रहता है, अब ये नहीं कि तापांतर, तापमान हमेशा हाई ही रहता है, ठीक है। आर्द्रता क्या होती है ये भी हमें देखिए, जहाँ तापमान हाई रहेगा वहाँ वैसे ही आर्द्रता हाई रहेगी, क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, जब ये समुद्र का एरिया पड़ जाता है बीच में, जब यहाँ पर तापमान हाई रहेगा तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। संघनन आप जो बोलते हैं मतलब वो आर्द्रता वो ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता हो जाएगी किसकी, ये मतलब वायु की, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा आपका ऊपर ज़्यादा पानी जाएगा, ताप हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ रही है एकदम सीधे डायरेक्ट इसी लाइन पर, तो क्या होता है आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है वायु की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आर्द्रता और तापमान एकदम ज़्यादा, कैसे क्या आप देखते हैं अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी आपके आसपास, ठीक है, एकदम उमस भरी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आर्द्रता ज़्यादा, मतलब वो पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा ही होता रहता है, ठीक है। अब देखिए दोपहर के पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। IS 1996 में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये दोपहर के पश्चात, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जब दोपहर के बाद बारिश होनी ही होनी है जी, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे सुबह से एकदम शाम तक क्या होता है, एकदम उमस भरी गर्मी होती है, इसके बाद दोपहर में 2-3 बजे देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसे दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। जो आपका एरिया कौन सा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया क्या है एकदम देखेंगे यहाँ पर, हमारे यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इफेक्ट उसका पड़ता है, दिखाई देता है, ठीक है। जब गर्मियों के समय में कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बाद बारिश हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ भी, यहाँ हमेशा होती रहती है, जो हमको कभी कभी दिखता है, यहाँ हमेशा वही दिखता है, दोपहर के पश्चात संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वन कौन कौन से पाए जाते हैं, महोगनी पाया जाता है, बेंत, चंदन, सिनकोना, ताड़, बांस, एबोनी, रबड़, गाटा परचा, ठीक है। रबड़ देखते होंगे मलेशिया वलेशिया एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते होंगे, ठीक है। महोगनी अमेजन के जंगल उंगल में,
तो ये सब वहाँ पर वन याद रख लेंगे। आने वाले क्षेत्र क्या याद रखेंगे, अमेजन बेसिन याद रखेंगे, कांगो बेसिन याद रखेंगे, दक्षिण एशियाई देश याद रखेंगे, गिनी तट याद रखेंगे, जो हमने यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से यहाँ पर देश होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये देश। ठीक है, देश इंपॉर्टेंट है आपको। सिर्फ अगर दिमाग में ये पता रहेगा कि कौन कौन से यहाँ पर आने वाले क्षेत्र हैं, ये किसके लिए, विषुवत रेखीय जलवायु के लिए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए, तो आपका एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन सा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में ये सब में जौन सी जलवायु है वो कौन सी होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब देखिए सबसे ज़्यादा आपका कौन सा इंपॉर्टेंट था, यही इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक भूमध्य सागरीय अभी वो भी बताते हैं, भूमध्य सागरीय वाला। अब देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश क्या होता है, जिसका विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, इसको हम कहाँ पढ़े थे, ये 0 से 5 तक। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर जाएंगे 5 से 30, क्योंकि हमारा जो हमारा कर्क रेखा गुजरता है हमारे यहाँ से, कहाँ से 23.5 गुजरता है, तो उसी के 5 से 30 के बीच में 23.5 आ रहा है ना, तो हमारा भी प्रदेश आ जाएगा, पाकिस्तान का भी प्रदेश उसी में आ जाएगा, बांग्लादेश का भी आ जाएगा, म्यांमार का उसी एरिया में सभी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये प्रदेश पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आ जाता है। जो व्यापारिक हवाएं जो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे उसी के क्षेत्र में ये आता है। व्यापारिक हवाएं क्या होती थी, जो आपका 7 वो वायुदाब पेटियाँ हमने बताए थे, तो जो दूसरी वाली वायुदाब पेटी है उससे इक्वेटर पर जो हवाएं चलती हैं वही व्यापारिक हवाएं होती हैं। ठीक है, जो पिछला वीडियो आप देखेंगे वहाँ पर हमने डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, भारत आ जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कौन सा होता है, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, ये इतना याद रखेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। जब इसमें आपको पता चल जाएगा भारत पाकिस्तान, तो आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा हाँ किस प्रकार की जलवायु की बात यहाँ पर हो रही है। उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर पेड़ कौन से होते हैं, सागौन होता है, नीम होता है, शीशम होता है, ये सब क्या होता है, यहाँ पर पेड़ अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है, आम होता है, तो ये सब कौन से जलवायु के वो वनस्पति होते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब देखिए सवाना तुल्य जलवायु कौन कौन सी होती हैं, सवाना तुल्य। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर ये दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, सवाना तुल्य ये वाला जो ग्रीन वाला थोड़ा सा एरिया है, ये सवाना तुल्य जलवायु होता है। ठीक है, ग्रीन वाला एरिया। मानसून क्लाइमेट अभी जो हमने पढ़ा वो कौन सा, ये देखिए, ये भारत दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, ये म्यांमार दिख रहा है, कंबोडिया, लाओस, ये देखिए ये वाला एरिया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सवाना क्लाइमेट की बात हम कर रहे हैं, सवाना क्लाइमेट, ये देखिए इसका एरिया ये वाला सब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सवाना क्लाइमेट का है, यह विषुवत रेखीय जलवायु के लगभग समान होती है। क्यों समान होती है, क्योंकि जो विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है उसी के आसपास का ये भी क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे विषुवत रेखीय जलवायु में जो पेड़ होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, घने होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम घने होते हैं, यहाँ पर घासें ज़्यादा होती हैं मुख्यतः। ठीक है, तो वनस्पतियाँ क्या होती हैं, मुख्यतः मोटी घासें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे सूडान तुल्य, अगर आपसे पूछा जाए कि सूडान तुल्य जलवायु कौन सी होती है, तो सूडान तुल्य जलवायु को सवाना जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे सूडान तुल्य जलवायु चाहे सवाना जलवायु दोनों एक ही होती है। ठीक है, वर्षा क्या होता है, 500 से 2000 मिलीमीटर होता है। तापमान 20 डिग्री से नीचे नहीं जा पाता। कभी भी तापमान यहाँ की बात करें चाहे इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें, 20 डिग्री दोनों जगह 20 डिग्री से नीचे तापमान जा ही नहीं पाता। ठीक है, उतना ऊपर तो चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं जा पाता। क्षेत्र क्या होता है, वेनेजुला, कोलंबिया, गुयाना, सूडान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। अब देखिए ग्रीन वाला जो एरिया हल्का ग्रीन है ये वाला एरिया है, तो ये भी सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है, तो हाँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ठीक है,
नहीं तो आप हो सकता कभी कंफ्यूज हो कि वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ का समानातुल्य जलवायु पाई जाती है, लेकिन अगर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो वहाँ पर समानातुल्य जलवायु पाई जाती है। विशेषता क्या होती है? निश्चित शुष्क होता है। और ये IAS 2012 में देखिए क्वेश्चन कैसे ही पूछा गया था कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताएं क्या होती हैं? आर्द्र निश्चित शुष्क होता है, आर्द्र ऋतुएं होती हैं, वर्ष भर उच्च तापमान होता है, अधिक सूर्य ताप होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, यही विशेषता एक दो पूछ लिया था आपके पेपर में। ठीक है, तो पेपर में किसी भी प्रकार से आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो आप प्लीज़ उसको दिए 2012 में क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर आपको सिर्फ इतना दिखना था कि ये सिर्फ यही पूछा गया था कि सवाना प्रदेश की विशेषताएं क्या होती हैं मुख्यतः। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था निश्चित शुष्क, मतलब निश्चित शुष्क होता है, और आर्द्र ऋतु होती है। यही दोनों आपको लगाना था। ठीक है, देखिए कितना आसानी से। अब शुष्क होगा ही और आर्द्र ऋतुएं होती हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता बढ़ेगी ही। ठीक है, अब देखिए सहारा तुल्य जलवायु कौन सा होता है? सहारा तुल्य जलवायु 15 से 30 डिग्री के मध्य होता है। ठीक है, 15 से 30 अक्षांशों के मध्य होता है। ये देखिए जो आपका ये 15 वाला है और ये 30, अभी हम कहाँ पढ़े थे? 0 से 15 पढ़े थे। अभी यहाँ 15 से अगर 30 देखते हैं, यहाँ पर जो वो होता है, जैसे आपका जो थार का मरुस्थल इसी में पड़ता है, सहारा मरुस्थल इसी में पड़ जाता है, जो अरब के रेगिस्तान है इसी में सब पड़ जाता है। ठीक है, इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु करते हैं। और नीचे आप देखेंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल गिब्सन सिप्सन ये देखेंगे, इसी क्षेत्र में पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ की वनस्पतियाँ क्या कहलाती है? जीरोफाइट मरुस्थलीय। अगर कभी भी पूछा जाए कि मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियाँ कैसी होती है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियाँ जीरोफाइट, मतलब उनकी वनस्पतियों को जीरोफाइट बोला जाता है। क्या? जीरोफाइट। ठीक है, उनकी उगने वाली, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। क्या? जीरोफाइट। अब देखिए तापमान कितना होता है? औसत तापमान 30 से 35 डिग्री के मध्य होता है। तापमान यहाँ बहुत हाई होता है। ठीक है, इसमें थार का मरुस्थल, अरब मरुस्थल, सहारा, कालाहारी आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मरुस्थल आते हैं? थार के मरुस्थल आते हैं, अरब मरुस्थल आते हैं, सहारा मरुस्थल, कालाहारी, ये सब मरुस्थल आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंधीय या शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय। अब देखिए इसको भूमध्य सागरीय जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, अब देखिए यहाँ पर, अब ये फिगर में देखेंगे। ठीक है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट इसको बोलते हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पर आता है? ये आपका भूमध्य सागर के जितने भी यहाँ पर, अगर वो जो देश लगे हुए हैं, पूछे कि अल्जीरिया में कौन सी जलवायु है, इटली में, दक्षिणी इटली में कौन सी जलवायु है, ठीक है, सीरिया में, इजराइल में, पूछे कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु। अब देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु सिर्फ यही नहीं पाई जाती है, कैलिफोर्निया के एरिया में भी पाई जाती है। सिर्फ लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यहाँ पर एरिया में भी भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो नहीं तो आप ये अगर यहाँ, क्योंकि ऑप्शन पेपर में आपके पूछा हुआ है कहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ ऑप्शन में कैलिफोर्निया भी दिया था। तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिर्फ भूमध्य सागर के एरिया में ही भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ नहीं भूमध्य सागरीय जलवायु, यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ क्या, ये 30 से 40 के मध्य होता है। इसका जो मतलब अक्षांश विस्तार होता है 30 अंश से 40 अंश इसका अक्षांश विस्तार होता है। भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। अधिकांश वर्षा क्या होता है? शीतकाल में। जब भी आप वर्षा सुनते होंगे, हमारे यहाँ जो शीतकाल में वर्षा होती है इसी का इफेक्ट होता है जो हमारे यहाँ वर्षा होती है ठंडियों के मौसम में। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ पर जो वर्षा होती है ठंडियों के समय में भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव के कारण ही वर्षा होती है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं? इटली हुआ, ग्रीस हुआ, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका हो जाता है, मोरक्को की जिसकी बात करते हैं, और अल्जीरिया आ जाता है। देखिए दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ठीक है, मध्य चिली की मतलब चिली भी यहीं पे है ना, मध्य चिली, ओ सॉरी,
चिली यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर चिली, ठीक है। तो चिली भी, यहाँ चिली का जलवायु आप देखेंगे अफ्रीका का जलवायु, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया जो पर्थ वाला एरिया है, ठीक है, पर्थ यहीं पर है। पेपर में पूछा गया था पर्थ कहाँ पे है, तो पर्थ यहीं पर है। आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ भी, ठीक है। तो ये सब कौन सी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार की मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है। तो सिर्फ आप यहाँ पर सिर्फ न दिमाग लगाइए, सिर्फ वहीं पर पाई जाती है। पेपर में आपका चिली भी पूछ लिया जाता है, अफ्रीका भी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी एरिया पूछ लिया जाता है, और ये कैलिफोर्निया का एरिया पूछा जाता है। यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पेपर वाला यही घुमाएगा। वहाँ पर ये वाला एरिया दे के ये वाला दे देगा, ठीक है, अफ्रीका दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तो हटाना नहीं, वो लगा देना है, क्योंकि वहाँ पर भूमध्य सागरीय, ये आपको पेपर में जानते हैं 1900 यूपी पीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया में किस प्रकार के, भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में, ये आपका एरिया दिया है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। सॉरी ये देखिए, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ये। अब देखिए यहाँ की विशेषताएं क्या होती है। देखिए मध्य चिली की बात करें, यहाँ मध्य चिली है, ये बात करें मध्य चिली दिखाते हैं ये, ठीक है, ये मध्य चिली। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका, हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे थे। केप टाउन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो केप टाउन की बात कर रहे थे, ठीक है, ये केप टाउन यहाँ पर, ठीक है। और लॉस एंजल्स की बात कर रहे थे। तो ये सब कहाँ पर, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। अब देखते हैं यहाँ पर वनस्पति विशेषता क्या होता है। कोस्ट मतलब वो उष्ण होती, शुष्क जलवायु पाई जाती है। सुहावना आर्द्र शीतकाल होता है। सदाबहार ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी आपके पेपर में पूछ लिया गया था, जैसे वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी पूछ लिया गया था कि इसकी विशेषता। तो जैसे 2010 में इसका विशेषता पूछा था भूमध्य सागरीय का, 2012 का किसका विशेषता पूछा था, ये किसका है, सवाना का विशेषता पूछा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, एक बार इसकी विशेषता पूछेगा, एक बार उसकी विशेषता पूछेगा। तो इसकी विशेषता भी देख लीजिए, कोष और शुष्क जलवायु होती है, सुहावना आर्द्र शीतकाल होता है, सदाबहार ओक के वृक्ष, एक ये भी विशेषता याद रखिएगा। यहाँ पर इसको पूरे विश्व का बागवानी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, बागवानी क्षेत्र किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो खट्टे फलों का अधिकता होती है, बहुत ही बड़े एरिया में पाया जाता है खट्टे फल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ओक, जैतून, ये सब बहुत ज़्यादा एरिया में मतलब पाया जाता है, ठीक है। खट्टे फलों का एक आप कह सकते हैं गढ़ है, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, यहाँ पर देखते हैं तैगा तुल्य जलवायु, थोड़ा सा ठंडी अगर जलवायु देखा जाए, इस जलवायु को साइबेरियन प्रकार की जलवायु कहा जाता है। इसमें सबसे गर्म महीना 10 डिग्री के तापमान के होता है, मतलब 10 अगर डिग्री देखा जाए 10 सेंटीग्रेड, वहीं पर इतना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तापमान होता है, और हमेशा इसके नीचे ही तापमान बना रहता है। शीत ऋतु 8 महीने का होता है, वही 3-4 महीने हल्का फुल्का गर्मी हो जाता है, वो भी जितना आपके यहाँ ठंडी होती है वहाँ इतना गर्मी माना जाता है। जैसे आपके यहाँ देखते हैं 10 डिग्री तक ठंडी दिसंबर में चली जाती है, जहाँ पर क्या होता है वहाँ वो गर्मी मानते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं हमेशा ठंडी ही रहती है, ठीक है, अपने भाषा में। अत्यधिक गर्म कौन सा होता है, सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा कौन सा होता है, अंटार्कटिका, ठीक है। ये जो एरिया है, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया एकदम ठंडा होता है। ये बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी, देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है, तो चिली एरिया में। चिली एरिया ये है, आटाकामा चिली, ये देखिए सूखा स्थान है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा सूखा एरिया होता है, ठीक है। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्षेत्र कौन होता है टैगातुल, उत्तरी अमेरिका जो अलास्का का क्षेत्र होता है, ठीक है। टैगा जो अल्पाइन क्लाइमेट ये सब होते हैं, ये देखिए ये आपका ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, ये सब टैगा वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। टैगा, टुंड्रा, यही सब क्षेत्र होते हैं। कनाडा का ऊपरी भाग, ये देखिए कनाडा का ऊपरी भाग, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। रूसी साइबेरिया का क्षेत्र, ये सब टैगा वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब टुंड्रा देख लेते हैं, यहाँ पर और ही भयानक ठंडी पड़ती है। क्या होता है, न्यूनतम वनस्पति ध्रुवीय आर्कटिक जलवायु, ठीक है। अब इसको एकदम लास्ट में आप देखेंगे तो ये टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ काई वही जो होती है, मांस, लाइकेन, ये
हल्के थोड़े बहुत जो वनस्पति, जैसे आप डेजर्ट में देखते होंगे थोड़ी बहुत वनस्पतियाँ उग जाती होंगी, कैक्टस वैक्टस बबूल वबूल उग जाती होंगी, ठीक है, और एकदम पूरा सुनसान ही रहता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? गर्मी के कारण होता है, वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उतना उग पाती, ना पनप पाती हैं। लेकिन ऐसे ही क्या होता है, ठंडियों के कारण भी होता है। आप ठंड गर्मी वाले में कैक्टस पड़ते हैं, बबूल पड़ते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा आप खजूर वजूर ये जो होता है ये सब पड़ते हैं। वहाँ पर क्या होता है, मास होता है, लाइकेन होता है, मास होता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है, एक्सट्रीम वेदर होता है जो उसके कारण नहीं उग पाती है। तो यही लाइकेन और मास भी यही उगते हैं, ठीक है। उत्पादकता बहुत कम होती है, जब ठंडी इतना पड़ रही है कहाँ से उत्पादकता होगा। सूर्य ताप समानता अभाव ही होता है। जैसे आप टैगा वाले में देखे होंगे थोड़ा सा बहुत थोड़ा एक आध 2-3 महीने में हल्का सूर्य मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य बहुत रेयर केस में पड़ता है, रेयर केस में ना क्या मिलता ही नहीं, ठीक है। टुंड्रा वाले क्षेत्र में यहाँ की वनस्पतियों को क्या कहते हैं, क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। अगर मैं टैगा टुंड्रा ये सब नाम लेता हूँ तो आप हमेशा उच्च अक्षांश की तरफ ही मतलब जाइएगा, दिमाग मतलब वहाँ पर ही वो अपने माइंड को डाइवर्ट करिएगा उच्च अक्षांश की तरफ, ठीक है, लगभग 80 से ऊपर ही वो 60 से ऊपर की तरफ, ठीक है। बहुत कम तापमान होने वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा प्रदेश, पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे हेकी स्टोरथर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, हेकी स्टोरथर्म पौधे कहाँ उगते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हेकी स्टोरथर्म पौधे कहाँ उगते हैं? जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हो सकता है किसी साल आपके पेपर में आ जाए हेकी स्टोरथर्म पौधे, ठीक है। तो ये कहाँ? यहीं पर, ठीक है। चलते हैं, नहीं देखें, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ पर सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम में बहुत जगह वर्षा होती है, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु में वहाँ भी सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया था कि सर्दियों के मौसम में वर्षा कौन होती है, वहाँ नॉर्वे दिया था, नॉर्वे दिया था, चीन दिया था, ब्राज़ील दिया था, ठीक है, ब्राज़ील दिया था, और नाइजीरिया दिया था, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है, जैसे यहाँ पर नॉर्वे ही है। तो नॉर्वे में क्या होता है, नॉर्वे पश्चिमी यूरोपीय, ये 40 से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों महाद्वीपों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये मतलब अगर 40 से 65 डिग्री देखा जाए, चाहे नीचे वाला गोलार्ध देखा जाए ऊपर वाला गोलार्ध देखा जाए, वहाँ पर क्या होता है, इस जलवायु प्रदेश में वर्षा प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप में होती है, मतलब ठंडी में भी बारिश हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके RAS में आया था क्वेश्चन, राजस्थान PCS में आया था कि सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो कहाँ पर? नॉर्वे में होती है, कहाँ पर? नॉर्वे में। अगर आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश दिया जाए तो वहाँ भी होती है वर्षा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, नॉर्वे था, नॉर्वे लगाइएगा। सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नॉर्वे में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर IAS 2013 का क्वेश्चन था, जलवायु चरम होती है, वर्षा कम होती है। अब वर्षा कम होती है, देख सोचिए कहाँ पे कम होगी, लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते हैं, मतलब जो पशु पालने वाले होते हैं, अपना पशु चलाते हैं, वही चराते हैं, ठीक है, पशु चराते हैं। मतलब आप देखे होंगे आज भी मतलब गांव में लोग पशु चराने जाते हैं, ठीक है, मतलब उनके चाहे गैया हो चाहे भैंस हो, उसको लेके जाते हैं चराने, ठीक है। तो चराने मतलब क्या, उसको ऐसा मतलब वो नेचुरल तरीके से खिलाने जाते हैं, ठीक है, ये होता है। एक तो होता है वो ला के खुद दे देते हैं उनके मतलब जहाँ पे वो खाना खाते हैं गैया भैंस, एक होता है नेचुरल तरीके से उनको खाने को भेज दिया जाता है, ठीक है, मतलब वो एरिया होता है, कोई भी एरिया होगा वहीं पर, ठीक है, और वो नेचुरल तरीके से अपना खुद खाती हैं, इसके बाद शाम को घर आती हैं, ठीक है। तो एशिया वो क्या होता है, यही लोग पशुचारक हुआ करते हैं। तो ये मध्य एशियाई स्टेपी प्रकार की जलवायु, वो घास पड़े होंगे, स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। तो ये कहाँ? यूरेशिया में पड़ता है, तो ये यूरेशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की, चाहे BPSC हो चाहे UPPCS हो, जैसे IAS के क्वेश्चन एक लाइनर में होता है, 1 लाइनर में जो क्वेश्चन होते हैं उनका मैक्सिमम चांस होता है कि आपके PCS में, IAS वो BPSC में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, जलवायु चरम होती है, वर्षा कम होती है, लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। मध्य एशियाई स्टेपी प्रदेश में IS 2013 का क्वेश्चन यही था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कौन कौन सी वनस्पतियाँ, किनको क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास की वनस्पति है ट्रोपोफाइट। देखिए ट्रोपो मतलब क्या कहता है, अभी हमने क्या बताया है, टेम्परेट जोन, ये उसी से बना है ट्रोपो। उष्णकटिबंधीय जलवायु घास की वनस्पतियाँ ट्रोपोफाइट बना कहलाती है। ठीक है, क्या ट्रोपोफाइट। और कड़ी चट्टानों पर उगने वाली, आप देखे होंगे कई पत्थरों पर कभी कभी घास, कुछ वनस्पतियाँ उग जाती हैं। ठीक है, कई एरिया देखे होंगे, तो वो क्या कहलाता है, लिथोफाइट। जो पत्थरों पर उग जाती हैं उसको लिथोफाइट कहते हैं, और जो उष्णकटिबंधीय जलवायु और घास वनस्पति हो तो ट्रोपोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली थैलोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में जैसे कच्छ के एरिया में देखेंगे, या मन्नार की खाड़ी, वो नमकीन एरिया, वहाँ पर क्या पर जो समुद्र के किनारे एरिया होते हैं नमकीन एरिया, वो हैलोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोफाइट कहलाते हैं। सबको याद रखेंगे कौन क्या कहलाता है। चट्टान वाला हमने क्या बताया, लिथोफाइट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाली जलवायु वाले घनस्व में ट्रोपोफाइट, और जो नमकीन वाला क्षेत्र होता है वो हैलोफाइट कहलाता है। क्या, हैलोफाइट। जल पर जो जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति है हाइड्रोफाइट। जल प्लावित वनस्पति कौन सी होती है, जो जल में उगती हैं। कई पौधे आप देखे होंगे उसको लाते हैं, उसमें मिट्टी नहीं डालना पड़ता, पानी में ही उसको डाल देते हैं, वो उगता रहता है। ठीक है, जैसे एक बेल होता है ना, उसी प्रकार की एक वनस्पति होती है, फूल टाइप होता है, वो आप देखे होंगे, उसमें पानी नहीं पड़ता, उसको ऐसे रख देते हैं जैसे घर में थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ पानी ही रहता है, उसमें मृदा नहीं, मतलब मिट्टी नहीं रहती। ठीक है, दलदली एवं भूमध्य और उष्ण आर्द्रता वाली हाइग्रोफाइट कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बनती है मेजोफाइट कहलाता है। तो ठीक है, दलदली वाला याद रखिएगा हाइग्रोफाइट कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखीय हाइग्रोफाइट, शीतोष्ण कटिबंधीय मेसोफाइट कहलाता है। अब देखिए, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है कोपेन का। इन्होंने कहा था कि अगर हम वनस्पति देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो हाँ सही है। अब हमारे यहाँ देखेंगे क्या पाई जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एरिया में क्या देखेंगे, यहाँ पर आप नीम देखेंगे, बांस देखेंगे, और क्या देखेंगे, आम का पेड़ देखेंगे, सागवान का पेड़ देखेंगे। तो हमारे यहाँ बता सकते हैं यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब अगर ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर ठंडा एकदम एरिया है, तो टाइगा टुंड्रा प्रदेश के प्रकार की वनस्पति, अगर कोड़धारी वन देखेंगे तो वहाँ पर बता देंगे कि हाँ यहाँ ठंडी मौसम की है। अब रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पर आप बबूल देखेंगे, क्या और क्या, जैसे आपका कैक्टस देखेंगे तो वहाँ पर बता देंगे यहाँ पर रेगिस्तान, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी। तो ठीक है, तो यही होता है। तो ये इन्होंने ही कहा था कि वनस्पतियों को देखकर जलवायु का सही सूचक का है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, तो ये याद रख लेंगे, हो सकता है कभी फिर आ जाए। ठीक है, तो वनस्पतियों को देखकर बताया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी जलवायु है। किसने कहा था, कोपेन ने कहा था। किसने कहा था, याद रखेंगे, कोपेन ने कहा था। ये यूपीपीसीएस, याद रखेंगे, यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए मिट्टी देखते हैं। अब देखिए मिट्टी, ये भी एक आपका टॉपिक था। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण की क्षमता घटता हुआ क्रम क्या होता है। अब देखिए, क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है। अगर मैं इसी तीनों में पूछूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता किस में होती है, तो क्ले मिट्टी में, जिसको मृत्तिका कहते हैं। ठीक है, तो क्ले मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। सिल्ट में उससे भी कम होती है, और बालू में उससे भी कम होती है। ठीक है, बालू में बहुत कम होती है। क्यों, देखते हैं वो, जब नदी में इस समय जब बाढ़ आती होगी तो किनारे किनारे बालू में, मतलब सीमेंट के बोरी में क्या करके इसी को रख दिया जाता है, बालू को। ठीक है, ताकि वो बाढ़ का पानी आगे ना जा पाए। गवर्नमेंट के द्वारा ये ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी को धारण करने की क्षमता कम होती है। अगर पानी वहाँ पर जाएगा भी उस पर, तो वो निकल रिस जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, बालू में जल धारण करने की क्षमता कम होती है, गाद में फिर सबसे ज़्यादा, मृत्तिका में, फिर गाद में, फिर बालू में। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कहाँ पर पूछा गया था, आर ओ ए आर ओ। ठीक है, आर ओ ए आर ओ, एक मिनट पेन चेंज करते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। ये
RO 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पर? RO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किले, गाद और बालू में जलधारण की क्षमता बताइए। तो सबसे ज़्यादा जलधारण क्षमता मृतिका में होती है, फिर सिल्ट में, फिर सैंड में। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए किस मिट्टी की कोशिका कैपिलरियों में सबसे अधिक। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कैपिलरी की जो फिनोमिना होती है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में, जिसको आप क्ले सॉइल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्ले सॉइल। ठीक है, क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा, अब यही होता है क्ले। ठीक है, क्ले सॉइल में क्या होता है? क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा मिट्टी मतलब वो कैपिलरी की संभावना होती है। अब कैपिलरी क्या होती है? जैसे आप देखते होंगे पहले क्या होता था, एक एक वो आता था, आज भी जैसे आप दिया जलाते होंगे। ठीक है, जो पूजा के टाइप, पहले आपका एग्जाम्पल अगर समझिए तो पहले एक लालटेन आता था। लालटेन, जैसे जब ये सब LED ये सब की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन जो आता था, लालटेन में क्या होता था, उसमें एक जो आपका कपड़ा रहता था वो क्या होता, धीरे धीरे ऊपर रिश्ता रहता था, और वो नीचे से जो आपका ये तेल है ऊपर जाता रहता था, तो वही कैपिलरी होती थी। अगर आपको एग्जाम्पल देखा जाए वही कैपिलरी होती थी। तो यहाँ पर जो मिट्टी है, देखिए मिट्टी है, इसी के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, जल क्या होता है, ऊपर जाता रहता है। नीचे प्रेशर लगता है, ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो जब यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है तो ये ऊपर वैसे ही जाता रहता है, ऐसे वहाँ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया था कि यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी कैपिलरी की संभावना होती है। तो चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल की संभावना जो होती है मिट्टी, उसकी सर्वाधिक संभावना होती है। वो देखिए जिसकी जल धारण करने की क्षमता जिस मिट्टी की ज़्यादा होगी उसकी कैपिलरी की भी संभावना ज़्यादा होगी। जिसकी जल धारण क्षमता ही नहीं होगी उसकी कैपिलरी की संभावना कैसे होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर यही सही होगा कि किसकी, चिकनी मिट्टी की सबसे ज़्यादा, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी कैपिलरी की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। तो याद रखेंगे किसकी? चिकनी मिट्टी की, क्ले सॉइल की। हाँ, जबकि बलुई मिट्टी में क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो बलुई मिट्टी में यही क्वेश्चन मतलब इसी टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया गया है बस। तो बलुई मिट्टी में सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में होता है। टेरा रोसा क्या होता है? टेरा रोसा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन BPSC 1994 में पूछा गया था। टेरा रोसा एक प्रकार की लाख चिकनी मिट्टी होती है, वो लाल चिकनी मिट्टी होती है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। ठीक है, किसके? जो चूना पत्थर होता है इसके जो चट्टान होते हैं, इसके अभी इसको टेरा रोसा को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये लाल चिकनी मिट्टी होती है टेरा रोसा। तो कभी पूछ सकता है ये ब्लैक सॉइल होती है किस किस प्रकार की, तो याद रखिएगा टेरा रोसा लाल चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, अब देखिए UPPCS मेंस का क्वेश्चन, ये 2017 का, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये कहाँ से क्वेश्चन खोजा गया था, तब ये बुक ही बता सकता है। ठीक है, जिस बुक से लिया गया है। पटपरा, ये मिट्टी का निर्माण कब हुआ? ये यहाँ पर गठन लिख लीजिए और यहाँ पर एज लिख दीजिए, कब इन सब का गठन हुआ। तो पटपरा मिट्टी का गठन मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल में हुआ। खेतौड़ी का कब हुआ? नव पाषाण काल एवं लघु पाषाण काल में हुआ खेतौड़ी का गठन। बघोर का गठन क्या हुआ? उत्तर पूरा पाषाण काल में बघोर का गठन हुआ। सिहावल का प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम बच्चे मुश्किल से कर पाए होंगे। ठीक है वो, ठीक है, तो ये खेतौड़ी नव पाषाण काल या लघु पाषाण, बाघोर उत्तर पूरा पाषाण काल में, सिहावल प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में इन मिट्टियों का गठन हुआ। ठीक है, अब देखिए मिट्टी में जो नाइट्रोजन बढ़ता है कैसे बढ़ता है, ये IS 2013 का क्वेश्चन है। कैसे बढ़ता है? जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उससे भी नाइट्रोजन बढ़ता है, और वनस्पति की जो मृत्यु हो जाती है उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन बढ़ता है मृदा में। ठीक है, तो ये दो आपके इम्पोर्टेंट है। कोई भी कहे कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो जंतुओं द्वारा भी होता है, यूरिया का उत्सर्जन कर देते हैं, उससे नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। और क्या होता है, मृदा में वनस्पति की जो मृत्यु होती है उससे भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब देखते हैं पॉड जॉल। पॉड जॉल शीत समशीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। क्या होती है? पॉड जॉल शीत समशीतोष्ण प्रकार के, चिरनोजम, चिरनोजम बहुत बार पूछा जाता है। समशीतोष्ण शीत स्टेपी, सॉरी ये पॉड जाल मिट्टी है वनस्पति। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन अभी दिमाग में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये
जो पौडजॉल मिट्टी होती है ये समशीतोष्ण प्रकार की मिट्टी होती है। चेरनोजम मिट्टी कैसे होती है, जैसे हमारे यहाँ काली मिट्टी होती है, इसी प्रकार के चेरनोजम मिट्टी होती है। समशीतोष्ण शीत स्टेपी ये यहाँ पर पाई जाती है ऊपर वाले भाग में, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है। चेरनोजम मिट्टियाँ इस साइड के एरिया में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ के गया आपका, यहाँ स्पॉटजोल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण यहाँ पर पाई जाती है। लेटराइट उष्ण और आर्द्र में पाया जाता है, ठीक है। मतलब लेटराइट मिट्टी देखे होंगे, अब जैसे हमारे यहाँ दक्षिण भारत में कर्नाटक एरिया में के पास ज़्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है, वहीं पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। केचुए खेती के लिए अच्छे होते हैं, हाँ सही है, ये भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर इस टॉपिक से ज़्यादा आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नर्म बना देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वहाँ नहीं यहाँ दिया गया था, अगर नहीं दिया होगा तो इसको गलत ही, ठीक है। तो केचुए खेती के लिए अच्छे होते हैं, ये तो एकदम सही है, ठीक। केचुए मतलब किसानों के मित्र भी कहलाते हैं केचुए, ठीक है, क्योंकि ये अब तो इतना पेस्टिसाइड पड़ रहा है खेतों में, क्या हो रहा है, केचुए वैसे ही विलुप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। ये भी विलुप्त कैटेगरी में, इनको भी आईसीयूएन को किसी लिस्ट में डाल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने आपके खतरनाक रसायन पड़ रहे हैं खेतों में, ऐसे बेचारे ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। अब इडेफिक क्या होता है, मृदा की संरचना उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफेस से बना होता है, किसके, इडाफेस, ग्रीक शब्द इडाफेस से बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4-5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, इनको देख लीजिए, हो सकता है किसी पर आ जाए। पौडजॉल क्या होता है, अभी हम पौडजॉल जब पढ़ रहे थे, यहाँ पर शीत समशीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियाँ, इसी को हम सब डिटेल में देखेंगे। चेरनोजम देखेंगे, लेटराइट थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, 1-2 फैक्टर उसके, ठीक है। अभी जो आपके 2-3 दिन चैप्टर था, अब आज के बाद आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर कम होगा। आज के बाद 2-3 लेक्चर और आएगा इसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब आपका एक लेक्चर बहुत, मैं इसी में ऐड करने वाला था मैं, लेकिन ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, विश्व की जनजातियाँ। वहाँ पर आपको मैप के थ्रू अच्छे से समझाना था, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं किया। वो भी लेक्चर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। और वहाँ उनकी भाषाएं, जो सबकी विश्व में कितनी भाषाएं हैं, कहाँ कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इससे तो ये चैप्टर एक हो जाएगा आपका। और एक आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल से बार बार क्वेश्चन बनता है, वहाँ पर हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसी महीने में ख़त्म करेंगे। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो न्यू डाटा है उसको हमको लाना है, तो थोड़ा सा हमको मेहनत उसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको दिखाना भी होगा कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पाया जा रहा है, कोयला कहाँ पाया जा रहा है। तो आने वाले 2-3 लेक्चर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है, जो लेक्चर अभी नेक्स्ट आएगा, क्योंकि उसमें मैं जितना भी न्यू डाटा होगा उसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए पौडजॉल मिट्टी क्या होती है, वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टी होती है, मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में प्राप्त होती है, ठीक है। तो वनाच्छादित प्रदेशों में पाई जाती है पौडजॉल मिट्टी। सिरोजम मिट्टी क्या होती है, मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी होती है सिरोजम मिट्टी, ठीक है। आपके पेपर में दे सकता है कि सिरोजम मिट्टी, देखिए जो आप भी, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं, चीज़ें वो तो बताई जाएंगी, लेकिन मैं देखता हूँ इतना सिंपल बता देते हैं लोग कि वो पेपर में आता ही नहीं, ठीक है। तो आप हमेशा, आप जब पेपर देखते, कई पेपर अभी रिसेंटली कई पेपर हुए हैं जो लोग पढ़ाते हैं वो तो आता ही नहीं, ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि आप कभी भी पढ़िए, बुक फॉलो करिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे कुछ भी आप देखेंगे हमेशा बुक ही पढ़ाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मैं और चीज़ें अपने मन से नहीं लाता हूँ, जो बुक होता है वही पढ़ाया जाता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जो ये सिंपल चीज़ें लोग पढ़ाते हैं ये सब, इसको छोड़िए, आप बुक मुझसे मत पढ़िए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप हमसे पढ़िए, लेकिन जहाँ भी पढ़िए आप बुक से, बुक फॉलो करिए, बुक सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और ये सिंपल चीज़ें नहीं आने वाली हैं अब, ठीक है, बुक पढ़िए। और मैं आपको हमेशा बुक ही पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहीं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, मेरे कोई भी वीडियो अभी तक देख लीजिए, चाहे आप करंट ले लीजिए, चाहे आप कोई स्टैटिक जीके का पोर्शन ले लीजिए, जीएस का पोर्शन ले लीजिए, हमेशा हमने आपको बुक ही पढ़ाया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है।
तो आप हमेशा बुक को एक दोस्त माना करिए, वही आपका मतलब वही आपको पेपर में पास कराएगा। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं पास करा सकता। ठीक है, जो आपका बुक पास करा सकता है। ठीक है, अब देखा टेरा रोसा क्या होता है, एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है। ये सब जो आपको फैक्ट दिए हैं ये सब बुक का ही है। ठीक है, मैं खुद वैसे नहीं लाया हूँ, सब बुक का ही। मैं हमेशा बुक ही पढ़ाऊँगा आपको इस चैनल पर, कोई और अदर चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, हमेशा बुक ही आप पढ़ेंगे इस चैनल पर। ठीक है, टेरा रोसा क्या होता है, चूना पत्थर डोलोमाइट वाली चट्टानों अवक्षय का निर्माण होता है टेरा रोसा। चिरनोजम मिट्टी क्या होती है, मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती है। चिरनोजम मिट्टी वन घास क्षेत्रों और अवांतर क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी क्या होती है, उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम लवण विद्यमान होते हैं लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मतलब अधिकता होती है। उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ पर बारिश और गर्मी ज़्यादा होती है लेटराइट मिट्टी। चेस्टनट मिट्टी क्या होती है, शुष्क भागों में प्राप्त होती है, गहरे भूरे रंग की होती है मिट्टियाँ। ह्यूमस की मात्रा चिरनोजम की तुलना में कम होती है। ठीक है, प्रेरी मिट्टी क्या होती है, शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की ये मिट्टी होती है प्रेरी मिट्टी। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए हैलोफाइट क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हैलोफाइट क्या करते हैं, क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आज था, लगभग जितना भी हमने कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास किया। इस पीडीएफ को क्या करेंगे, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक एक चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी सब। अब देखिए इस पीडीएफ को आप 5 से 10 मिनट में मेरे पढ़ाने के बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।